स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का डिटेल एनालिसिस आपको यूथ पावर एकेडमी एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स शेपिंग फ्यूचर पे प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग 25 क्वेश्चंस करके सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसका जो करेक्ट आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग यूथ पावर एकेडमी टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, उसको ज्वाइन करिए और यूट्यूब चैनल पे भी जाके उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। 25th क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था जीएस पेपर 1 सीरीज़ बी बुकलेट बी, और आज हम लोग फर्दर 26 से 50 तक क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का 26 क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? और इसमें ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा, प्रतापरुद्र ककाटिया, राजेंद्रवन चोला और विष्णुवर्धन होयसाला। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, राजेंद्र वन चोल। राजेंद्र वन चोल जो है वो फेमस, उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर इन द साउथ ईस्ट एशिया इन 11th सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है और बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो 27 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, और उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 600 to 322 BC। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन दिए गए हैं और रिवर फ्लोइंग इन द रीजन है, और जो रिवर्स हैं उनके नाम है अस्मका गोदावरी, कंबोज विपास, अवंती महानदी, कोसला सरयू। और इसमें पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल द 4। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि ओनली 2। जो 4 मैच करने के लिए दिए गए हैं उसमें सिर्फ 2 ही जो हैं वो करेक्ट हैं और बाकी 2 इनकरेक्ट हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अस्माक जो है ये वो जो है वो गोदावरी अस्माक महाजनपद जो है वो लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर। तो ये गोदावरी रिवर पे था, इसलिए ये करेक्ट है। कंबोज जो है वो इनकरेक्ट है। कंबोज वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रीजन्स अराउंड प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो ये इनकरेक्ट है। अवंती के बारे में बात कही गई थी, तो अवंती जो है वो वेस्टर्न इंडिया में था। उज्जैन इसका कैपिटल था और एंड वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द महानदी रिवर। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। महानदी फ्लोज थ्रू सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। जो महानदी है वो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। लास्ट था कोसाला। कोसाला जो है वो महाजनपद वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर, और सरयू को घाघरा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, आंसर बी, ओनली 2। इसको अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया था? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन और लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये सीधा सीधा आंसर है कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में शुरू किया था 1901 में। तो आंसर इज़ डी, करेक्ट आंसर इज़ डी। बाकी दिल्ली, ग्वालियर और उज्जैन इनकरेक्ट हैं, इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द 4 एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और लेवल ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है
बी, और वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रदेशिका, राजुका और युक्ता जो है वो की ऑफिशियल्स थे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है और ये प्राइमरली इन्वॉल्व थे डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आंसर बी सही है। और ये जो है वो रेवेन्यू, जस्टिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे। की ऑफिशियल्स के नाम होते थे मौर्य शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कि द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Which of the statements given above are is correct? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं 1 only, 2 only, both and neither 1 or 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1920 में, तो वो उसने चेंज कर दिया था जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। तो उसमें था कि सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए और उसके लिए हम शांतिपूर्वक तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से प्रयास करेंगे। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। कई स्टेजेस में इसको प्लान किया था और उसमें सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बायकॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये सारी इसमें बातें थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसको आप अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए और यूथ पावर एकेडमी को टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। इसमें बात कही गई है, पूछा गया है बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स और वेंचर कैपिटल। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स? इसके ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ऑल द 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, ओनली 2। ओनली 2 करेक्ट है, इसको मार्क कर लीजिए। बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड एंड थर्ड स्टॉक। बॉन्ड और स्टॉक्स आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आर नॉट जनरली क्लासिफाइड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। और जो हेज फंड्स होते हैं और जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, ये जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। ये ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड होते हैं उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, पब्लिक स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। तो 2 सही हैं और 2 ऑप्शंस जो हैं वो इसमें गलत हैं। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें ऑप्शंस दिए हैं 5, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन कौन से सही हैं, 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3, 4 and 5 एंड 1, 2 and 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए एंड दैट इज़ 1 and 2। आंसर ए सही है, पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं।
Buying and selling government bonds is a primary source of income and monetary policy tool for RBI. RBI जो है वो सेल करती है, बाय करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो ये सही स्टेटमेंट था. सेकेंड था कि बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी जनरेट इनकम फॉर RBI, ये भी करेक्ट है. ये फॉरेक्स ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है, तो ये दोनों जो एक्सप्लेनेशंस थे वो सही हैं. अगर हम नेक्स्ट देख लें, RBI डू नॉट टिपिकली engage in pension fund management for the general public as a primary source of income. इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम की बात कही है, तो ऐसा नहीं है. RBI डायरेक्टली जो है वो पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम नहीं करता है. फोर्थ जो स्टेटमेंट है कि RBI प्राइमरी लैंड टू कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स डज नॉट डायरेक्टली टू प्राइवेट कंपनीज एज अ रेगुलर इनकम सोर्स. और जो फिफ्थ ऑप्शन है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स इज़ अ फंक्शन ऑफ RBI बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम. डायरेक्ट सोर्स की बात कही गई है इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट जनरेशन. ये एक कॉस्ट रिकवरी प्रोसेस होता है. नोट बनाती है तो उसका जो कॉस्ट लगता है उसकी रिकवरी का ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो अगर इसका आंसर जो है वो है ए, आंसर ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें कहा गया है कि विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं और उनका पूछा गया है सम ऑफ इट्स फंक्शन इट वर्क्स अंडर. 3 पार्ट्स में इसको पूछा गया. ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ इट्स, उनके फंक्शन दिए गए हैं और वर्ड्स किस के अंतर्गत है. तो पहला है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न 1 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. पहला ये है. सेकंड अगर हम देख लें तो उसमें बात कही गई है डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, और ये दिस इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, और इसका क्या काम है, कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है. फिर इसमें पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज इज द इन द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड. ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3, नन. तो इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर हम लोग देख लेते हैं. इसका है सही आंसर बी, ओनली 2. इसमें बी को आप मार्क कर लीजिए अपनी बुकलेट में, आंसर बी, ओनली 2. डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या ED डज इन्फोर्स द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसर्स एक्ट 2018 but it functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance, not the Ministry of Home Affairs. So ये incorrect रो है. जो सेकेंड बात कही गई है Directorate of Revenue Intelligence, this enforces the Customs Act 1962 and it works under the Department of Revenue, Ministry of Finance. So this statement is correct. जो थर्ड रो की बात कही गई है उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, और ये डज कैरी आउट बिग डाटा एनालिटिक्स फॉर टैक्स ऑफिसर्स एंड वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस रो इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट, और ये दोनों करेक्ट हैं. सो आंसर इज़ ओनली 2. तो इसको आप अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए. Next question, consider the following statement. Question number 34. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainable report, that is called BRSR. और next second statement था कि in India a company submitting a BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature. और इसमें पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2. तो इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसका आंसर है आंसर बी,
एंड दैट इज़ 2 ओनली। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, द सेबी द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नॉट द RBI हैज़ मैंडेटेड BRSR फॉर टॉप लिस्टेड, क्योंकि स्टॉक का काम जो है वो सेबी देखता है, तो यही जो है वो लिस्ट करता है कंपनीज़ को कि आप जो है वो BRSR मेंटेन करिए। सो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि BRSR इंडीड फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स related to ESG, that is environmental, social and governance aspects. So ये statement हमारा correct है। So the answer of question number 34 is answer B and that is 2 only. तो इसको आप अपने पेपर में मार्क कर लीजिए। बुकलेट B सीरीज़ B है ये, और YPA के टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि in India income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. And the second statement is in India rural agriculture land is not considered a capital asset under the प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स 1961 के अंतर्गत जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, जो खेत हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है कैपिटल एसेट। तो इसका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। जो अब इसमें देखिए कैसे आंसर पूछे गए हैं। इसमें जो दिए गए हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। Second option B, both statement 1 and 2 are correct but statement 2 does not explain statement 1. Third is statement 1 is correct but statement 2 is not correct. And the last option is statement 1 is not correct but statement 2 is correct. तो इसका जो आंसर है वो है statement 1 is not correct but statement 2 is correct. Answer is D. 35 क्वेश्चन, जो 35 नंबर का क्वेश्चन है सीरीज़ बी में, उसका आंसर है आंसर डी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो ये कह रहा है कि वाइल एग्रीकल्चरल इनकम इज़ जनरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग और वूल। तो इसमें बताया कि जो एग्रीकल्चर जो इनकम है वो तो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं आती, उसमें पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो इज़ नॉट ऑलवेज फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड कैन बी टैक्सेबल डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंडीशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। सो इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये करेक्ट नहीं है जो स्टेटमेंट है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है, दैट इज़ करेक्ट। और वो ये कहता है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज़ स्पेसिफिकली इंक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214(3) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो मार्क आंसर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India has joined the Mineral Security Partnership as a member. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. The Parliament in 2023 amended the Mines and Minerals Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. तो इसका अगर हम देख लें आंसर, इसमें जो है पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी। तो आंसर सी मार्क कर लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन बुकलेट बी सीरीज़ बी का है ये। 1 and 3 करेक्ट हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था US लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन 2023। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 30 critical minerals but it is not resource rich in all of them. Many of these minerals need to be imported. जो 30 critical minerals की बात कही गई है उस पर आइडेंटिफाई तो किया, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कि इनके में रिच है, ये इन रिसोर्सेज को उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड है द माइंस एंड मिनरल Development and Regulation Amendment Act 23 indeed empowered the central government to exclusively auction mining license leases and composite licenses for specified critical minerals. So this statement is also correct. So the answer will be answer C, 1 and 3 only. Next question is 37. Consider the following statements. Statement 1 is as regards returns from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर को कम रिस्क होता है स्टॉक होल्डर के कंपैरिजन में। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स are lenders to a company whereas stockholders are its owners. और थर्ड स्टेटमेंट है फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। सो इसका आंसर देख लेते हैं हम कि क्या आंसर है। तो आंसर है इसका बोथ स्टेटमेंट 1, 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट and both of them explain statement 1. इसमें इस तरह से पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट फिर हैं, इसमें दिया जैसे ए में है कि 2 and 3 आर करेक्ट बट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2. सी ऑप्शन इज ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड that explains statement 1 and fourth is neither 2 nor 3 is correct. तो इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। जो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। बॉन्ड होल्डर्स फेस लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स बिकॉज बॉन्ड्स ऑफर फिक्स्ड रिटर्न्स एंड प्रायोरिटी इन रीपेमेंट। बॉन्ड में एक फिक्स रिटर्न होता है तो इसलिए उसमें रिस्क भी कम होता है और इनको प्रायोरिटी भी दी जाती है रीपेमेंट में। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर अगर हम बात कर लें स्टेटमेंट 2 की तो स्टेटमेंट 2 भी है कि बॉन्ड होल्डर्स प्रोवाइड डेप्ट यानी कि लेंड मनी देते हैं कंपनीज़ को वाइल स्टॉक होल्डर ओन्स अ प्रपोर्शन ऑफ द इक्विटी। तो ये भी सही है और इसीलिए जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं क्यों बिकॉज वो क्रेडिट करते हैं, पैसा देते हैं, ओनर्स नहीं होते हैं, ओनर्स के पास रिस्क भी होता है ज़्यादा। फिर अगर हम बात कर लें स्टेटमेंट 3 की तो इन केस ऑफ बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन बॉन्ड होल्डर्स आर पेड बैक बिफोर स्टॉक होल्डर्स। दिस इज़ अ की रीज़न फॉर देयर लो रिस्क एंड इज डायरेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। सो इस तरह हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए। तो अपने क्वेश्चन नंबर 37 बुकलेट बी में मार्क कर लीजिए कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। टेलीग्राम पे जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यूट्यूब पे यूथ पावर एकेडमी को जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। Second is India's stock market has grown rapidly in the recent even overtaking Hong Kong's at some point of time. Third is there is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. अब ये भी 3 इकोनॉमिक्स के ये सारे क्वेश्चंस हैं तो इनको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। तो इसका जो आंसर है और एक्सप्लेनेशन वो हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है
आंसर ए 1 and 2 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 1 and 2 ओनली, आंसर ए बुकलेट बी में। इसको देख लेते हैं कि इंडिया पर्टिकुलरली द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ इंडीड एंड seen an immense boom in equity options trading, often ranking among the highest globally in terms of traded contracts। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, अभी इतना रैपिड अभी उसमें ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सालों में कि इसने जो है हांगकांग के स्टॉक मार्केट को भी कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में बात हो रही है, तो उसमें कई पॉइंट्स पे इसको पीछे छोड़ दिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट की बात कही गई कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो सेबी होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और जो कि समय समय पे वार्न करती रहती है कि इन्वेस्टर्स को कि जो भी रिस्क है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और एक्शन लेने के लिए एक्शन भी लेती है जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उनके अगेंस्ट। तो 38 का जो आंसर है वो आंसर ए। 39 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी इकॉनमी का ही है। इसमें सर्कुलर इकॉनमी की बात कही गई है, तो ये इकॉनमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ जाता है कि इन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 इज सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स, एंड सर्कुलर इकॉनमी रिड्यूस वेस्ट इन द प्रोडक्शन इकॉनमी। और इसमें स्टेटमेंट वाइज ही पूछा गया है कि कौन कौन से करेक्ट है और उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं वो स्टेटमेंट 1 को या नहीं। तो इसमें हम अगर देखें तो जो इसका आंसर है वो है कि आंसर ए सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है आंसर ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि जो सर्कुलर इकॉनमी है उसमें एम्फेसिस किया जाता है रीयूज़, रिसाइकिल एंड इससे क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार रीयूज़ करेंगे तो कंजम्पशन रिड्यूस होता है और ये प्रैक्टिकली जनरली लीड टू लोअर जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो कम होता है। सेकेंड है कि अ कोर प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलर इकॉनमी इज़ टू कीप सोर्सेज इन यूज फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल। सर्कुलर इकॉनमी का मतलब है कि कोई भी जो हमारा सामान है उसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक के लिए चले। तो इससे क्या होगा कि जो वर्जिन रॉ मटेरियल है उसकी नीड कम होगी और इस वजह से भी जो है वो एमिशंस में कमी आएगी। और ये दोनों ही बातें जो हैं वो सर्कुलर इकॉनमी के संदर्भ में कही गई हैं, ये करेक्ट है। सर्कुलर इकॉनमी जो है इसका जो फोकस होता है कि जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम डिज़ाइन टू एंड ऑफ लाइफ। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस इमिशंस एसोसिएटेड विद वेस्ट डिस्पोजल एंड न्यू प्रोडक्शन। इससे वेस्ट कम होगा, नई नई चीज़ें बार बार बनानी पड़ेंगी, कम बनानी पड़ेंगी, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होंगे, पोल्यूशन भी कम होंगे, वेस्ट भी कम निकलेंगे। तो ये सब सर्कुलर इकॉनमी के एम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए है, इसको अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 40 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 40 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें पूछा गया है कि कैपिटल रिसीट्स create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Borrowings and disinvestments are capital receipts. Interest received on loans create a liability of the government. 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए 1 and 2। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंसर ए है। इसको आप अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पहला है स्टेटमेंट दैट इज़ करेक्ट। ये क्या कहता है कि कैपिटल रिसीट्स आर गवर्नमेंट रिसीट्स दैट आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट्स।
तो सरकार जो है वो बोरो करती है, तो जैसे कि गवर्नमेंट को रिसीट मिलता है कैपिटल रिसीट्स, तो ये एक लाइबिलिटी करती है लाइक बोरोइंग। और फाइनेंशियल रिसीट जैसे कि कोई अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, कुछ कंपनीज कुछ बेचती है, उसके शेयर्स बेचती है, तो उससे जो है वो जो फाइनेंशियल एसेट हैं वो जो है वो भी रिड्यूस होते हैं। तो ये गवर्नमेंट रिसीट्स की बात कही गई है, तो ये है ऐसा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट्स, तो ये भी सही है। बोरोइंग की वजह से लाइबिलिटी क्रिएट होती है और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट को रिड्यूस करते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है, और इसमें बात कही गई है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स इज़ अ रेवेन्यू रिसीप्ट नॉट अ कैपिटल रिसीट एंड इट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, इट्स अ इनकम। तो ये जो है वो इनकरेक्ट था, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, वो है आंसर ए 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में 6 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, और ये हैं ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसिडोनिया। और इसमें पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ द नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 एंड ऑल द 6। इसका हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और आंसर भी देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, तो इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है आंसर बी, बुकलेट सीरीज़ बी का। और YPA को जाके आप यूथ पावर एकेडमी को टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पे इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 कंट्रीज़ हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्वीडन और नॉर्थ मैसिडोनिया। इन्होंने नाटो को ज्वाइन किया है। बुल्गारिया मेंबर है नाटो का, क्रोएशिया भी है, स्वीडन ने इसको 24 में ज्वाइन किया, और नॉर्थ मैसिडोनिया वो भी नाटो का मेंबर है। तो क्वेश्चन 41 का आंसर है बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसमें भी पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं। 6 कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे एंड वेनेजुएला। और इसमें पूछा गया है कि जो एंडीज़ माउंटेन है पासिस थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज़। एंडीज़ माउंटेन की बात की गई है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। और इसमें फिर ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 एंड ओनली 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 4। ओनली 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं, एंड दीज आर बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। ये जो हैं इनके थ्रू जो है वो एंडीज़ जो माउंटेन है, ये सारी की सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम है, और यहाँ पे एंडीज़ पर्वत शिला है, तो उसी के रिलेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो एंडीज़ पर्वत हैं ये सिर्फ बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला जो है वो इनसे पास होता है, मतलब ये कंट्रीज़ इसके थ्रू गुज़रती हैं। तो ये आंसर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी। अपने क्वेश्चन में 42 का आंसर सी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। 3 वाटर बॉडीज़ की बात की गई है, लेक तंगान्यिका, लेक तोंगले सैप एंड पैटोज लेगून। फिर इसमें पूछा है थ्रू हाउ मैनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। इक्वेटर इन तीनों में से किसके थ्रू गुजरता है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 एंड नन। एक्सप्लेनेशन अगर इसका हम देख लें और आंसर देख लें तो आंसर है कि नन। जो इक्वेटर जो है वो इन तीनों ही लेक्स में किसी के भी थ्रू नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर है डी। लेक तंगान्यिका का अगर हम देख लें तो ये जो है वो ये लाई होता है साउथ ऑफ द इक्वेटर इन ईस्ट अफ्रीका में है। तोंगले सैप जो है वो लोकेटेड है कंबोडिया में नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो ये भी इसके थ्रू भी इक्वेटर पास नहीं होता है। और जो पैटोज लेगून है इसके थ्रू भी इक्वेटर पास नहीं होता है, और ये सदर्न ब्राज़ील में है फार साउथ ऑफ द इक्वेटर।
तो इनका कंट्रीज़ का नाम भी बता दिया गया, तन्यांगिका ईस्ट अफ्रीका, तोनले सैप जो है वो कंबोडिया, और पेटोज लेगून जो है वो आपका है सदर्न ब्राज़ील। तो ये ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। 43 का आंसर डी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम करें तो 44 में था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 22-23 में टर्मरिक के बारे में इसमें बात की गई है। और अगर हम इसका देख लें तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। मोर देन 30 वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो टर्मरिक के रिस्पेक्ट में जो बताए गए हैं 22-23 को लेके वो सही हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है टर्मरिक का, तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया कल्टिवेट न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक मोर देन 30, मतलब 30 से भी ज़्यादा है, तो ये जो फिगर दिया है वो इसको करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन में। एंड मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है उसका करेक्ट आंसर है डी। इसको आप अपनी बुकलेट में मार्क कर लीजिए, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में इसमें बात की गई है और ये इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द बेल्ट ऑफ सिमिलर रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्ट अफ्रीका। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू when the two continents lay side by side, and the Gondwana system of sediments from India is known as to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere। 3 रीजन्स की बात की गई है, गोंडवाना सिस्टम की, घाना की, ब्राज़ील की, और पूछा है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 एंड डी। तो इसका जो आंसर है वो सी है। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो आंसर सी मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ऑल द 3 दीज ऑल आर क्लासिक पीसेस ऑफ एविडेंस फॉर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसको किसने प्रपोज किया था, एल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मैचिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एग्जाम्पल रॉक माउंटेन्स अक्रॉस कंटिनेंट्स दैट आर नाउ सेपरेटेड बाय ओशन। पहले जो है वो एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म था जो कि सेपरेट हुआ ओशंस के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट सही है। द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड डिपॉजिट घाना में पाए जाते हैं, हुज उनका जो सोर्स रॉक है आर फाउंड इन ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। तो ये भी जो है वो सही है और ये माना जाता है कि ये कनेक्टेड है। फिर जो थर्ड बात की गई है गोंडवाना लैंड की, द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर सेडिमेंट्री एंड फॉसिल एविडेंस लाइक द गोंडवाना सिस्टम, फ्लोरा एंड फौना अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दैट वर वंस पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना लैंड था, ये सुपर कॉन्टिनेंट था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें 46 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equator and polar region। Statement 1 है और Statement 2 है subtropical and temperate areas have less dry winds। और इसमें फिर पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, स्टेटमेंट वाइज ही है इसमें पूछा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या है, आंसर सी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो ये है कि स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन particularly arid and semi-arid areas can have significant dust. Equatorial regions have higher participation which washes out dust, and polar regions
हैव लेस एक्सपोज लैंड डस्ट सोर्सेज। और जो सेकंड है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, दैट इज सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज कैन एक्सपीरियंस वेरी ड्राई विंड्स लाइक डेजर्ट विंड्स, फोन विंड्स, सैंटा एना विंड्स। In fact, dry conditions are often conducive to dust generation। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो है आंसर सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। तो इसे आप अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें बात कही है कि इन जनवरी the northern hemisphere the isotherms bend equatorward while crossing the landmass and polewards while crossing the oceans। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर than that over the land masses in the northern hemisphere। Which of the following is correct in respect of the above statement? Both are correct and explains statement 1। Both are correct but not explain statement 1। Statement 1 is correct but not 2 and statement 1 is not correct but statement 2 is correct। तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन और आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है उसको वो है आंसर ए। इसको आप मार्क कर लीजिए कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। कैसे कर रहा है इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। जो इसमें बात कही गई कि इन जनवरी में आइसोथर्म्स जो होते हैं वो बेंड करते हैं इक्वेटरवर्ड ओवर लैंड एंड पोलवर्ड ओवर ओशन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर इन विंटर क्रिएटिंग कोल्डर टेम्परेचर्स ओवर कॉन्टिनेंट्स। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि एयर ओवर ओशंस इज वार्मर दैन ओवर लैंड इन जनवरी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओशंस रिटेन हीट लॉन्गर लीडिंग टू वार्मर एयर। और ये लिंक भी कर रहा है द टेम्परेचर कंट्रास्ट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म्स। तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसी की वजह से जो है वो आइसोथर्म्स की बेंडिंग होती है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, आइसोथर्म के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए। इसको आप अपने बुकलेट में मार्क कर लीजिए। YPA के टेलीग्राम चैनल को जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को लिंक करिए, उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known as quite an impermeable। Chalk is porous and hence can absorb water। Third statement is clay is not at all porous। पूछा गया है कौन सा एक्सप्लेन जो है करेक्ट है और इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। और फिर इसमें भी वैसे ही पूछा गया है कि बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन 3 स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट only 1 explain statement 1। 2 and 3 are correct but and that explains statement 1। neither are correct। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। और सी क्या कह रहा है? only one of the statements 2 and 3 is correct and that explains statement 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और ये स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि चॉक इज़ परमिएबल, क्ले इज़ इम्परमिएबल। तो ये करेक्ट है। जो सेकंड है वो क्या कह रहा है? चॉक इज़ पोरस एंड एब्जॉर्ब वाटर। ये भी करेक्ट है, पोरसिटी की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है क्ले इज़ नॉट पोरस। तो ये इनकरेक्ट है। क्ले इज़ पोरस होता है बट नॉट परमिएबल। उसके क्ले के थ्रू चीज़ें आ जा नहीं सकती, परमेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन पोरस होता है। तो 2 एक्सप्लेन्स वाई चॉक इज़ परमिएबल बट स्टेटमेंट 3 इज़ फॉल्स। सो
statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1 and that is answer C is the correct answer of this question. तो इसको आप अपने उसमें मार्क कर लीजिए. फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintain our planet's average temperature. Atmosphere gases like CO2 are particularly good at absorbing and trapping radiation. फिर पूछा गया कौन कौन से करेक्ट हैं. 1 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3 and 2 and 3. तो इसका जो आंसर है वो है 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट. तो अगर एक्सप्लेनेशन हम देख लें तो स्टेटमेंट 1 है कि विदाउट द एटमॉस्फेयर अर्थ्स टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग. सो ये करेक्ट है. ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट. एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट टू मेंटेन टेम्परेचर, ये भी है. ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है. और जो स्टेटमेंट 3 है कि गैसेस लाइक CO2 ट्रैप रेडिएशन, ये भी सही है. CO2 एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन. तो ये तीनों ही जो आंसर्स हैं ये आप स्टेटमेंट जो है वो सही हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 50 हम देख लेते हैं. और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन. राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात कही गई है इसमें और पूछा गया है कि it is important for the upliftment of rural people as the majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. Second है it was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in the scientific and holistic manner. तो which of the following statements are correct? आंसर है इसका 1, 2 और नाइदर. तो 1 and 2. 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी ऑप्शन सही है. तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप मार्क कर लीजिए कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. और जो इसके स्टेटमेंट्स का अगर हम एक्सप्लेनेशन देख लें तो वो है कि स्टेटमेंट है कि टारगेट्स रूरल पीपल विद इंडिजिनस कैटल. और जो सेकंड है कि प्रमोट्स इंडिजिनस कैटल साइंटिफिकली. तो ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर सी है बोथ 1 and 2. सो आज हमने 50 तक क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे.